हमारी NHM में जो मातृत्व स्वास्थ्य की विंग है वो विश फाउंडेशन के साथ हमारी ANMs, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स, स्टाफ नर्सेस और जो भी लोग इसमें जुड़े हैं उनके लिए वीडियोस तैयार कर रही है। आप सभी को पता है कि आज भी जो मातृ मृत्यु है हमारे प्रदेश में, वो देश में हम नीचे से तीसरे स्थान पे हैं। आप सबके सहयोग से, आप सबके प्रयासों से हमारा पिछला जो सर्वे था उसमें हमारी मातृ मृत्यु दर 188 थी, जो घट करके 173 हो गई है, जिसमें 15 पॉइंट्स की घटत हुई है, लेकिन फिर भी ये बहुत ज़्यादा है। आपको पता होगा कि हम पूरे देश में लगभग 63,000 महिलाओं की मृत्यु होती है और लगभग 13 लाख बच्चों की मृत्यु होती है, जो प्रेगनेंसी के दौरान या डिलीवरी के दौरान ये मृत्यु होती है। इनको कम करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए ये ज़रूरी है कि हमारी ANMs, हमारे जितने भी फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं वो दक्ष हों, वो हाई रिस्क प्रेगनेंसीज़ को पहचानें, उनको जो सेवाएं देनी हैं, चाहे वो सामान्य सी ब्लड प्रेशर नापने की हों या हीमोग्लोबिन की जांच करने की हों या यूरिन की जांच करने की हों, पेशाब की जांच करने की हों, या एक गर्भवती महिला की गर्भ की जांच जो होती है उसमें उनको पता हो, और उनको ज़्यादा ज़रूरी ये है इस बात का पता हो कि हाई रिस्क क्या है, हाई रिस्क महिला किसको कहा जाता है और उसकी क्या, उसके साथ उसके उपचार में हमको क्या इंटरवेंशन करना चाहिए, क्या ऐसे प्रयास करने चाहिए कि वो उसको सही उपचार न केवल गर्भावस्था के दौरान हो सके, बल्कि जब उसकी डिलीवरी हो तो सही जगह पे डिलीवरी हो और पहले से वहाँ सारी तैयारियाँ हों। हम बहुत सी हमारी माताओं बहनों को रास्ते में खो देते हैं, या उनके घर पर उनकी मृत्यु हो जाती है, या गलत सेंटर पे वो पहुंच जाती हैं जहाँ पे उनके हिसाब से तैयारियाँ नहीं हैं। तो इस तरह की चीज़ों को दूर करना बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए हमारी जो नींव है वो हमारी ANMs हैं, हमारी स्टाफ नर्सेज हैं, हमारे कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स हैं, क्योंकि कोई भी गर्भवती महिला उनके संपर्क में इन 9 महीनों में रहती है, और अगर वो अपना काम सही तरह से, सही पहचान से कर सकेंगे तो हम ये मातृ मृत्यु को बचा सकेंगे। मैं पुनः आप सबको इस प्रयास के लिए बधाई देता हूँ और आशा करता हूँ कि हमारी सभी बहनें जो इस काम में लगी हैं वो और लगन से, मेहनत से इसको करें, ताकि हम और लोगों की जानें बचा सकें। धन्यवाद। ANM और CHOs के लिए ये प्रशिक्षण श्रृंखला जो तैयार की गई है वो मातृ स्वास्थ्य सेवाएं प्रदायकी जो है उससे संबंधित है। इसमें विश फाउंडेशन द्वारा अपना तकनीकी सहयोग दिया गया है, और चूँकि अगर हम समुदाय स्तर देखें तो ANMs की एक मुख्य भूमिका रहती है गर्भवती महिलाओं की जांच करने में, और इसमें क्वालिटी का होना अत्यंत आवश्यक है। तो ये जो प्रशिक्षण श्रृंखला है इसमें विभिन्न मॉड्यूल हैं, और आपसे अनुरोध है कि आप और CHOs जो हैं वो इन प्रशिक्षण श्रृंखलाओं को पूरा अटेंड करें, और इसमें प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट भी दें, और अटेंड करने के साथ में आप जो ज्ञान ग्रहण करते हैं उसको अपने प्रैक्टिस में भी लाएं। कई बार हमको वो चीज़ आती है और हम सीखने में उसे बता भी देते हैं, बट अगर हम उसे प्रैक्टिस में नहीं लाते हैं तो उसका कोई उपयोग नहीं रहता है। और जो समुदाय में जो मातृ मृत्यु हो रही है वो उसका प्रमुख कारण जो निकल के आ रहा है वो एनीमिया और एक्लेम्शिया है, और दोनों ही कंडीशन ऐसी हैं कि यदि ANC जांच अच्छे से की गई है तो महिलाओं की असामयिक मृत्यु इन कारणों से जो होती है वो रोका जा सकता है। तो पुनः आपसे निवेदन है कि आप इन प्रशिक्षण श्रृंखलाओं को गंभीरतापूर्वक लें और इसको अटेंड करें, और इससे जो ज्ञान अर्जित हो रहा है उसको अपने प्रैक्टिस में लाएं। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम जयश्री नायर है, स्किल लैब ट्रेनर भोपाल। आज जो सत्र का जो विषय है वो है प्रसव पूर्व देखभाल, जिसमें हम हिस्ट्री लेना, सामान्य जांच कैसे करते हैं, और पेट की जांच हमें एक गर्भवती महिला की पेट की जांच हमें कैसे की जानी है, इस बारे में देखेंगे।
सबसे पहले हम बात करते हैं हिस्ट्री लेने की, यानी महिला के बारे में, महिला के पूर्व और वर्तमान में उसके बारे में कुछ जानकारी लेना है। उसके लिए हमको पहले ये पता करना है कि पहली गर्भावस्था अगर है उसकी, ये पहली मुलाकात में हमारे पास जब वो आती है, तो सबसे पहले हमें उसकी गर्भावस्था की पुष्टि करनी है। कैसे करेंगे हम गर्भावस्था की पुष्टि? उसके यूरिन की जांच करके यूपीटी करेंगे। यूपीटी में अगर वो पॉजिटिव आती है तो हम कंफर्म हो जाएगा कि उसको गर्भावस्था है, तो फिर उस गर्भावस्था से संबंधित हम उससे बातें करेंगे। फिर वर्तमान गर्भावस्था में, अगर गर्भावस्था में उसको कुछ जटिलता है उसका पता लगाएंगे, और साथ साथ अगर ये उसका दूसरा या तीसरा बच्चा है तो पिछली गर्भावस्था में जटिलता की कोई जानकारी लेना है तो हम उसके बारे में उसकी जानकारी लेंगे। हिस्ट्री लेते वक्त हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है कि जब भी हम महिला से बात करें तो हमारा व्यवहार बहुत मित्रवत होना चाहिए, और जहां भी बैठ के हम बात करें वो वातावरण शांत होना चाहिए, और उसकी निजता का हमें पूरा ध्यान रखना है, और उससे ऐसे बात करना है। सबसे पहले उससे हम नाम लेके बात करेंगे। नाम लेके बात करने से वो हमारे साथ मित्रवत रहेगी और वो सहज हो जाएगी, उसकी झिझक हट जाएगी और वो हमसे आराम से बातें करेगी और खुलकर अपनी बातें को हमें बताएगी। और जो भी बातें वो हमसे बात करती है, जैसे पूर्व में कोई उसके साथ घटना हुई है तो सबकी जानकारी हमें एमसीपी कार्ड में अंकित करना है, और खासकर कुछ असामान्य है तो वो भी हमें एमसीपी कार्ड में नोट करना है। अब सबसे पहले शुरुआत हमको इस महिला की उम्र से करनी चाहिए कि महिला की उम्र कितनी है। अगर उस महिला की उम्र 18 से कम है या 30 से ज्यादा है, दोनों ही हाई रिस्क में आते हैं। अगर 18 से कम है तो उस समय उसका जो शरीर है या जो गर्भाशय है या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, वो इतने परिपक्व नहीं होते कि वो बच्चे को संभाल सके। तो ऐसे में गर्भपात होने के या समय पूर्व प्रसव होने के चांसेस या अधिक होते हैं। इसी प्रकार अगर किसी महिला की उम्र 30 से ज्यादा है और वो उसका पहला गर्भ है, तो ऐसी अवस्था में भी कुछ खतरे होते हैं। प्रसव के समय जटिलताएं आ जाती हैं, उसका योनि जो श्रोणी है, उसकी श्रोणी में असामान्यता रहती है किसी किसी महिलाओं में, जिसकी वजह से अधिक उम्र होने पर प्रसव में परेशानियां आती हैं। तो इसलिए हमें महिला की उम्र जानना जरूरी है। फिर गर्भावस्था का क्रम, उससे ये पूछना है कि पहला गर्भ है, दूसरा, तीसरा, तो ये हमें जानना जरूरी है। और अगर उसका दूसरा है या तीसरा है तो पहले और दूसरे गर्भ में या दूसरे या तीसरे गर्भ के बीच में अंतराल कितना है, अंतराल कम है या ज्यादा है, वो भी हमको जानना है। इतनी जानकारी करने के बाद हमें उससे महिला की आखिरी माहवारी का पहला दिन पूछना है, जिसे हम LMP भी कहते हैं। उसी से ही हम महिला की संभावित शिशु होने की तिथि को निकालते हैं। कई बार ऐसा होता है कि महिला को तिथि याद नहीं रहती। ऐसे समय हमें महिला को किसी भी त्योहार से या घटना से या कोई मेला वेला अगर उनके गांव में होता है तो उससे हमको पता लगाना है, या उसके आगे पीछे कब वो उसकी माहवारी का पहला दिन था, ऐसे करके हम पता लगाते हैं। या अगर उसको हिंदू महीने के अनुसार उसे मालूम है तो उसकी जानकारी भी आपको होनी चाहिए, और उसके अनुसार आपको उसकी LMP के हिसाब से उसके शिशु होने की संभावित तिथि को निकाल के उसको बताना है। जैसे कि हम अगर LMP में उसकी आखिरी माहवारी का जो पहला दिन लेते हैं उसमें 9 महीने जोड़ते हैं, साथ में 7 दिन जोड़ते हैं, जिससे हमको शिशु होने की संभावित तिथि की पता चलती है। जब हिस्ट्री लेते वक्त हम कुछ लक्षण में पूछेंगे कि आपको गर्भ ठहरा है तो ये लक्षण आप में दिखते हैं, जो कुछ सामान्य लक्षण होते हैं, जैसे जी मचलाना या उल्टियां आना, सीने में जलन, कब्ज की शिकायत, बार बार पेशाब जाना, जिसकी वजह से उसको गर्भावस्था की शुरुआती महीनों में कुछ तकलीफें होती हैं। तो इस बारे में भी हमें उससे जानकारी
लेना है। फिर कुछ जटिलताओं वाले लक्षण होते हैं, तो इस बारे में भी हमें जानना है। जैसे उसको बुखार तो नहीं आ रहा, लगातार उल्टियां तो नहीं हो रही है, या उसको ऐसा लगता है कि पानी की कमी हो रही है, थकान हो रही है, सीने में धड़कन अलग चलती है या बैठती है तो ऐसा लगता है कि उसको सीने की धड़कन सुनाई देती है, हमेशा सांस फूलती है, आराम करते वक्त या थोड़ा सा आराम करने पर भी उसकी सांस फूलती है, मुंह में एवं शरीर में उसको सूजन लग रही है, उसको तेज सिर दर्द होता है, धुंधला सा दिखाई देता है, पेशाब में जलन होती है, या दिन भर वो अच्छा पानी पीने के बाद भी उसको कम पेशाब हो रही है, योनि मार्ग में रक्तस्राव हो रहा है या पानी जाने की शिकायत अगर वो कर रही है, और या कोई असामान्य चीज योनि मार्ग में या खुजली हो रही है उसको, तो इसके बारे में भी आपको जानना है। या जो गर्भ में पल रहा जो शिशु है उसकी हलचल अगर कम लग रही है, बिल्कुल भी हलचल नहीं लग रही है, तो ये भी आपको उसकी हिस्ट्री में लेना है। फिर प्रसूति की हिस्ट्री, अगर उसका ये दूसरा या तीसरा बच्चा है तब हमको लेना है कि पिछली गर्भावस्था मतलब पहला है या दूसरा बच्चा है, कौन सी तारीख में कौन से वर्ष में उसको बच्चा हुआ था, प्रसव का तरीका क्या उसका सामान्य था या सिजेरियन हुआ था, और गर्भावस्था का परिणाम, डिलीवरी अगर हुई है तो क्या उसको जीवित बच्चा हुआ है या मृत जन्म हुआ है, गर्भपात हुआ है, या उसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी मतलब उसका जो गर्भ है वो गर्भाशय में ना होकर ट्यूब में अगर हो रही है तो उसे हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं, या वेजिकुलर मोल्ड। कई बार ऐसा होता है कि महिला को माहवारी नहीं आती है और उसको लगता है कि वो गर्भवती है, परंतु उसके पेट में गर्भाशय में अंगूर के गुच्छों के जैसी एक आकृति हो जाती है जिसे हम वेसिकुलर मोल्ड कहते हैं। तो इस तरह की अगर कोई हिस्ट्री उसके साथ रही है तो इसके बारे में भी आपको पता लगाना है। फिर ऑप्स हिस्ट्री जिसे हम प्रसूति हिस्ट्री भी कहते हैं, जटिलता है जैसे बार बार गर्भावस्था की हानि, यानी बार बार गर्भपात हो रहा है उसको, गर्भपात के बाद जटिलता मतलब गर्भपात हो गया या अबॉर्शन हो गया और उसके बाद उसे जैसे एनीमिया हो गया, खून की कमी हो गई है, या योनि मार्ग में कोई संक्रमण हो गया है, तो इस बारे में आपको पता लगाना है। उसको गर्भावस्था के समय उसको खून जा रहा है, उच्च रक्तचाप की शिकायत है, गर्भ शिशु है वो आड़ा है या टेढ़ा है, या प्रसव के समय उसको अवरुद्ध प्रसव की शिकायत हुई थी, या प्रसव पूरे समय होने के बाद भी सामान्य दर्द आने के बाद भी उसका प्रसव नॉर्मल नहीं हुआ था, तो ये सब उसको हमें पता लगाना है उसे हिस्ट्री लेकर। और प्रसव के बाद उससे बहुत ज्यादा खून तो नहीं गया था, या प्रसव कराते समय उसे उसका पेरिनियम टियर या जो पेरिनियम है या योनि मार्ग में फटन तो नहीं आ गई थी, और प्रसव पश्चात उसे योनि मार्ग में कोई संक्रमण तो नहीं हुआ था, थ्रोम्बोएम्बोलिज्म आदि की शिकायत अगर रही है तो ये भी हमें उसे पता लगाना है। कोई प्रक्रिया हो जैसे सिजेरियन हुआ हो, औजार द्वारा प्रसव हुआ हो, या हाथ से प्लेसेंटा या अवल निकाला गया हो, इसकी भी हिस्ट्री हमको उससे लेनी है। वर्तमान एवं पिछली कोई बीमारी, जैसे अगर वर्तमान में उसे कोई बीमारी हो या इस गर्भावस्था के पहले अगर उसे कोई तकलीफ रही हो, जैसे उच्च रक्तचाप है, मधुमेह है, हृदय से संबंधित कोई रोग है, टीबी की बीमारी है, गुर्दे की बीमारी है, मिर्गी आने की शिकायत रही हो, या उसको या उसके परिवार में दमा हो किसी को, या पीलिया हुआ हो कभी, या वर्तमान में पीलिया की शिकायत हो, मलेरिया अगर हुआ हो, इसके अलावा उसे यौन जनित अगर कोई रोग है, या HIV हो, या ART कोई थेरेपी पे अगर कोई है या लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तो इसके बारे में भी हमको उसे जानना है। फिर उसके परिवार के बारे में हम जानेंगे कि परिवार में किसी सदस्य को उच्च रक्तचाप, मधुमेह, टीबी या रक्त से संबंधित कोई बीमारी जैसे थैलेसीमिया है, बार बार खून चढ़ाने की जरूरत तो नहीं पड़ती है, या किसी परिवार में ट्विंस की हिस्ट्री या जुड़वा बच्चों की हिस्ट्री है, तो ये भी हमें जानना है। वो खुद भी या परिवार में कोई शराब या तंबाकू का सेवन करता हो, नशे की लत हो, या किसी वस्तु से या दवाई से उसे एलर्जी हो, तो इस बारे में भी हमें जानना है। और उसके परिवार में किसी प्रकार की हिंसा, पारिवारिक हिंसा, लड़ाई झगड़े की अगर हिस्ट्री हो तो हमको ये भी जानना है।
हिस्ट्री लेते हैं, इसका सारांश ये है कि महिला से हम LMP, उसके लक्षणों की जानकारी, उसका प्रसूता की हिस्ट्री, ऑब्स हिस्ट्री ले ली, और वर्तमान में और पिछले प्रसव के समय कोई लंबी बीमारी, एलर्जी, परिवार की जानकारी, उसमें कोई नशा, तंबाकू और शराब या के सेवन की आदतें या घरेलू हिंसा की जानकारी हम उससे ले सकते हैं और इससे हम उसकी वर्तमान या पिछले प्रसव के या पिछले गर्भावस्था के बारे में हिस्ट्री ले सकते हैं, जिससे हमको कई बातों की जानकारी हो जाती है। अब हमें ये देखना है कि एक गर्भवती महिला की हम सामान्य शारीरिक जांच कैसे करते हैं। इसमें हमको त्वचा का पीलापन देखना है, उसका पीलिया तो नहीं है, उच्च रक्तचाप तो नहीं है, रक्तचाप नाप के देखना है, नब्ज देखना है, वजन देखना है, सूजन तो नहीं आ रही है, और साथ साथ हमें स्तनों की भी जांच करनी है। तो इसमें हम सबसे पहला है, हम देखेंगे कि त्वचा का पीलापन हम या फीकापन कैसे देखते हैं। त्वचा का फीकापन खून की कमी को दर्शाता है। अगर IFA की गोली के सेवन के बाद भी त्वचा का फीकापन यह संकेत देता है कि ऐसे केसेस को अन्य जांचों की भी आवश्यकता है, और ऐसी अवस्था में हम उसे चिकित्सक के पास रेफर करते हैं। जो त्वचा का फीकापन है, जो ये चित्र आप देख रहे हैं, इसमें आपने देखा कि इसमें हम पेशेंट की जीभ या मुंह के अंदर, आंखों की झिल्ली में, हथेलियों पे और नाखूनों में भी देख सकते हैं। ये जो चित्र है, इसमें आप सामान्य और असामान्य में तुलना दिखाई गई है। पहले चित्र में आप देख रहे हैं कि वो महिला के जो जबान है वो गुलाबी है, उसके आंखों के नीचे लालिमा है, और उसके हथेलियां या नाखून गुलाबी से है। दूसरे चित्र में आप देख रहे हैं कि एक जो महिला है, उसका जो जबान है वो सफेद सी है, ये फीकापन लिया हुआ है, आंखों के नीचे भी सफेद है, और जो उसकी हथेलियों में जो नाखून दिख रहे हैं वो भी पीलापन या सफेदपन लिए हुए हैं। अब हम देखते हैं कि एक महिला के हमको नब्ज कैसे देखनी चाहिए और सामान्य नब्ज या नाड़ी दर कैसी होती है। सामान्य नब्ज दर 60 से 90 के बीच में होती है, और अगर किसी महिला की जो नब्ज दर है वो 90 से अधिक है या 60 से कम है, तो हमको ऐसी अवस्था में पेशेंट को रेफर करना चाहिए। अब हमको देखना है कि हमको नब्ज कैसे देखना है। तो हमारे हाथों की 3 उंगलियों को हम अंगूठे के नीचे कलाई के पास रखेंगे और धड़कन को महसूस करेंगे, और ये धड़कन हमको पूरे 1 मिनट तक देखनी है। 1 मिनट तक देखने के बाद अगर कम आ रही है तो हमको रेफर करना है पेशेंट को, 60-90 से ज्यादा आ रही है तो भी हमें रेफर करना है। श्वसन दर कैसे देखना है। सामान्य श्वसन दर 18 से 20 प्रति मिनट होती है। अगर किसी महिला की श्वसन दर 30 मिनट से ज्यादा है तो यह दर्शाती है कि इस महिला को खून की कमी हो सकती है, कोई हृदय विकार हो सकता है या कोई अन्य तकलीफ। ऐसी स्थिति में हमको महिला को हायर सेंटर रेफर करना चाहिए। सूजन सूजन भी 2 प्रकार से होते हैं, एक सामान्य सूजन और एक असामान्य सूजन। सामान्य सूजन अधिकतर प्रसव की या गर्भावस्था की तिमाही, मतलब आखिरी जो 3 महीने होते हैं, 7वां, 8वां और 9वें महीने में अधिकतर दिखाई पड़ती है, और ये अधिकतर शाम होते या महिला के आराम करते से ही ये गायब हो जाती है। लेकिन असामान्य अगर सूजन है तो ये अधिकतर आप महिला के चेहरे पे, हाथ में, पेट में और पेशाब वाली जगह यानी वल्वल एरिया में भी और पैरों में भी दिखाई देती है। यदि सूजन के साथ महिला को उच्च रक्तचाप है, हृदय की बीमारी की शिकायत है, अगर उसे खून की कमी है और यूरिन में प्रोटीन यूरिया की मात्रा अधिक है, तो ऐसी अवस्था में पेशेंट को डॉक्टर के पास इलाज हेतु रेफर करेंगे। यदि सूजन में गड्ढा ना पड़ रहा हो तो यह हाइपोथायराइडिज्म की तरफ संकेत देता है या हाथी पांव की निशानी है। पैरों में सूजन है लेकिन गड्ढा नहीं पड़ रहा है। लेकिन हमें एक महिला में कैसे पैरों में सूजन देखना है, उसके लिए महिला के टखनों के ऊपर हमको थोड़ा सा दबाव देना है। अगर गड्ढा पड़ रहा है, अच्छा गहरा गड्ढा पड़ रहा है, इसका मतलब महिला को सूजन है। रक्तचाप, जब भी हम किसी महिला का रक्तचाप देखते हैं तो हमको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए कि रक्तचाप हम किस मशीन से देख रहे हैं।
डिजिटल है या आप अभी नया जो आ गया है एलईडी। सबसे पहले हमें उस मशीन की जांच कर लेनी चाहिए। डिजिटल है तो हमें सेल की जांच कर लेनी चाहिए कि ये सही तरीके से चल रहा है कि नहीं, है ना। और डिजिटल है तो उसको भी हमको नाप लेना चाहिए कि ये सही तरीके, मतलब वो सही तरीके से उसका बटन ऑन और ऑफ हो रहा है, उसमें लाइट आ रही है कि नहीं, ये भी हमको देखना है। उच्च रक्तचाप की स्थिति को जानने के लिए जब एक महिला आती है तो हमको अगर पहली जांच में उसका जो बीपी है 140/90 अगर हमें मिल रहा है तो ऐसी अवस्था में हम महिला को कुछ देर आराम करने देंगे, लगभग 4 घंटे करीब उसको बैठा के रखेंगे या उसको दोबारा बुलाएंगे और 4 घंटे के अंदर में उसकी फिर से जांच करेंगे और पुनः अगर उसका 140/90 आ रहा है तो ऐसी अवस्था में ही हम 2 बार जांच के बाद ही मानेंगे कि ये महिला उच्च गर्भावस्था में उच्च रक्तचाप पीड़ित है। और अगर उसका दूसरी बार की जांच में रक्तचाप बढ़ा हुआ आया है 140/90 या उससे अधिक आया है, ऐसी अवस्था में हम उसको एक शीशी देंगे और यूरिन की भी जांच करेंगे। अगर उसमें उसकी प्रोटीन यूरिया बढ़ी हुई आती है, ऐसी अवस्था में हम पेशेंट को जल्दी से जल्दी हायर सेंटर रेफर करेंगे। वजन, जिस तरह के मैंने बोला कि बीपी लेते वक्त हमें मशीन की जांच हमेशा कर लेनी चाहिए कि जिस भी डिजिटल हो या एलईडी मशीन है जिससे आप वजन बीपी ले रहे हैं, तो इसी प्रकार जब भी हम वजन लेते हैं तो वजन की मशीन भी हमेशा हमें जांच लेनी चाहिए। वजन की मशीन में हमें ये देखना चाहिए कि उसका जो जीरो एरर है, वो जो कांटा है वो हमेशा जीरो में ही होना चाहिए। दूसरी बात, क्योंकि हमारी सारी जो रिकॉर्डिंग है ये सारी चीजें हम किलोग्राम में अंकित करते हैं, तो आपको ये ध्यान, जो वजन जो लेना है वो हमेशा किलोग्राम में ही लेना है। और वजन लेते वक्त कुछ बातें ध्यान रखना है कि वजन का जो मशीन है वो आपको समतल जगह पे रखना है और उसका जीरो एरर ठीक करना है। महिला को जो वजन की मशीन में खड़ा करते हैं उसके पहले अगर उसने अत्यधिक कपड़े पहने हुए हैं तो उसको, जैसे शॉल है, स्वेटर है ना, तो उसको हमको अलग निकाल के रखवाना है और चप्पल उतरवा के वजन के बीचों बीच दोनों पैर सही तरीके से बराबर रख के हमको उसका वजन नापना है। और जब भी हम वजन लेंगे, महिला की गर्दन सीधी होनी चाहिए और आपको झुक के उसका, सामने की तरफ से झुक के उसका वजन लेना है। तो वजन लेते वक्त इन बातों का जरूर ध्यान देना है। और जब भी हम वजन ले, हर विजिट में महिला का वजन लेना जरूरी है और पूरे गर्भकाल में 9 से 11 किलो वजन बढ़ना चाहिए। शुरू के 3 महीने में कहते हैं कि माना जाता है कि 500 ग्राम तक वजन बढ़ना चाहिए। उसके बाद हर महीने 2-2 किलो वजन उसका बढ़ना चाहिए। सामान्य से कम आपका वजन बढ़ना, यानी अगर चौथे महीने से लेकर 9वें महीने तक अगर उसका हर महीने 1-1 किलो या उससे कम वजन बढ़ रहा है तो माना जाता है कि उसके गर्भ में पल रहा जो शिशु विकास सही तरीके से नहीं हो रहा, जिसको हम आयु भी कहते हैं। और अधिक वजन बढ़ रहा है, अगर जैसे 2 किलो ना होकर हर महीने 3-3 किलो अगर वजन बढ़ रहा है तो हम उसे प्री एक्लेम्पशिया, या हो सकता है कि एक से अधिक शिशु हो या उसको मधुमेह की शिकायत हो जिसकी वजह से उसका वजन अत्यधिक बढ़ रहा है। तो हर जांच के बाद हमें वजन का मशीन की जांच करनी चाहिए और हो सके तो एक ही वजन मशीन से उसकी हर बार जांच करनी चाहिए। हम स्तनों की जांच करेंगे। स्तनों की जांच में हमें निप्पल का आकार देखना है। निप्पल के आकार के साथ साथ हमें ये देखना है कि निप्पल में कोई कटा फटा तो नहीं है, सपाट निप्पल तो नहीं है, या अंदर घसे हुए निप्पल तो नहीं है। या किसी महिलाओं को गांठ या सूजन भी होती है। अंदर घसे हुए निप्पल होंगे या सपाट निप्पल होंगे तो महिला को प्रसव के बाद स्तनपान कराने में परेशानी होती है। तो ऐसी अवस्था में उनको सही तरीके से स्तनों की जांच करते हुए चिकित्सक के पास रेफर करना चाहिए जाए और प्रसव के बाद वो अपने बच्चे को अच्छे से स्तनपान कर सके। सामान्य जांच का सारांश ये है कि जब हम त्वचा की जांच करते हैं, उसमें फीकापन देखते हैं, तो हमको उससे एनीमिया का पता चलता है। नर्व्स और बीपी, पल्स, रेस्पिरेशन
ये सब जब देखते हैं तो हमें उसकी सामान्य अवस्था का पता चलता है कि उसका बीपी सामान्य है, उसकी नाड़ी दर सामान्य है, उसका श्वसन दर सामान्य है, उसे अगर सूजन है या सूजन नहीं है ये पता चलता है, रक्तचाप का पता चलता है, वजन पता चलता है कि गर्भ के सप्ताह के अनुसार उसका वजन सही तरीके से बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। स्तनों की जांच करके भी हमें पता चलता है कि उसका जो स्तन है वो सामान्य है या उसमें कोई जटिलता है। अब हम ये देखेंगे कि जांच जब हमने सामान्य जांच कर ली और हिस्ट्री ले ली, इसके उपरांत एक गर्भवती महिला को कब हमें उच्च संस्था में रेफर करना चाहिए। तो जब उच्च संस्था में रेफर करना है तो कुछ पिछली गर्भावस्था के लक्षण हमको देखने हैं। जैसे अगर उसका शिशु मृत जन्म हुआ है या प्रसव के बाद उसके शिशु की मृत्यु हुई है, 3 या उससे अधिक गर्भपात हुए हैं, अवरुद्ध प्रसव हुआ है, कम दिन का प्रसव हुआ है, जुड़वा बच्चे हैं, या जो शिशु हुआ है उसका जो वजन है 2.5 किलोग्राम से कम है या 4.5 किलोग्राम से ज्यादा है, उसे पिछले गर्भ में उच्च रक्तचाप, प्री एक्लेम्पशिया या एक्लेम्पशिया की शिकायत थी, या पिछला प्रसव सिजेरियन द्वारा हुआ हो, जब या पिछला शिशु जो हुआ है उसमें जन्मजात की विकृति हो, या महिला ने निसंतानता का इलाज किया हो, या महिला RH नेगेटिव ग्रुप की है। वर्तमान गर्भावस्था में हमें ये देखना है कि उसको पेट दर्द हो रहा है और उसे बुखार है, अत्यधिक कमजोरी है, सांस लेने में तकलीफ है, 30 दिन तक IFA गोली खाने के बाद भी उसका हीमोग्लोबिन 7 से 11 ग्राम के बीच में ही है, लगातार उसको उल्टियां होती है और पेट में कुछ रुक ना रहा हो, आराम करते वक्त उसकी सांसें फूलती हो, और उच्च रक्तचाप हो और पेशाब में कमी हो, और 140/90 से ज्यादा उसका रक्तचाप की रिकॉर्डिंग आ रही है, और साथ साथ जब उसकी पेशाब की जांच करते हैं और उसमें उसकी प्रोटीन की मात्रा ज्यादा या 1+, 2+ या 3+ से ज्यादा आ रहा है, तब हमको उसे हायर सेंटर रेफर करना है। फिर जब हम उसके पेट की जांच करते हैं तो हमें पता चलता है कि आड़ा या टेढ़ा बच्चा है, 1 से अधिक शिशु है, और गर्भावस्था या प्रसव के पश्चात उसे गर्भावस्था के दौरान उसे रक्तस्राव हो रहा है या प्रसव पश्चात उसका रक्तस्राव है, तेज सरदर्द या धुंधलापन आ रहा है, उसमें रक्त में HB की मात्रा 7 ग्राम से कम है, मिर्गी आने की शिकायत है या बेहोशी की शिकायत है, कम या अनुपस्थित गर्भ शिशु की हलचल, वो बता रही है कि उसके गर्भ जो शिशु है उसकी हलचल कम है या बिल्कुल भी उसे महसूस नहीं होती है, या ऐसी महिला जिसके प्रसव पीड़ा 12 घंटे से ज्यादा, खासकर प्राइमी में सक्रिय अवस्था में आने में के बाद भी जो प्रसव की अवधि है 12 घंटे से अधिक हो जाए, या मल्टी में 8 घंटे से अधिक हो जाए, तो ऐसी अवस्था में भी हमको महिला को हायर सेंटर रेफर करना है। या ऐसी महिला जिसका पेट में लगातार दर्द हो रहा है, दवाइयां देने के बाद भी उसे आराम नहीं मिल रहा, तो भी हमें उसे हायर सेंटर रेफर करना है। फिर 37 हफ्ता के पहले अगर उसकी पानी की थैली फूट जाए, मतलब प्रसव का समय आया नहीं और पानी की थैली फूट जाए, ऐसी अवस्था में भी हमें उसे रेफर करना है। उच्च रक्तचाप हो, पेशाब में प्रोटीन हो, तेज सर दर्द हो, धुंधलापन दिखाई दे रहा है, या पेट के ऊपरी हिस्से में उससे दर्द हो, तो भी हमें पेशेंट को रेफर करना है। महिला अगर बोल रही है कि 38 मतलब महिला में अगर आपको दिख रहा है कि 38 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा नापने पे बुखार आ रहा है और ठंड भी लग रही है, उसको कमजोरी भी लग रही है, हरारत सी महसूस हो रही है, ऐसी अवस्था में भी उसको आपको हायर सेंटर रेफर करना है। प्रसव या गर्भपात के पहले या बाद में उसको बदबूदार योनिस्राव की शिकायत रही हो, 18 घंटे से अधिक उसको प्रसव पीड़ा हुई और गर्भाशय फटन की शिकायत हो गई, या रप्चर ऑफ यूट्रस हो गया है, तो हमें पेशेंट को रेफर करना है। यह शिशु की धड़कन 120 प्रति मिनट या 160 बीट्स प्रति मिनट से ज्यादा है, तो हमको पेशेंट को रेफर करना है। जैसा कि आप जानते हैं 120 से 160 प्रति मिनट एक गर्भ शिशु की सामान्य हृदय की धड़कन होती है। फिर प्रसव के दौरान अगर पेरिनियल टियर हुआ हो ना,
प्रसव करते हैं तो पेरिनियम फट गया हो और बहुत ज्यादा फट गया हो, जिसकी फटन अंदर तक आपको दिखाई दे रही है, सर्विक्स तक आपको दिखाई दे रही है और खूब रक्तस्राव हो रहा है, तो ऐसी अवस्था में भी हमको पेशेंट को रेफर करना चाहिए। आज मैंने आपको प्रशिक्षण का चौथा सत्र बताया, जिसमें आपने ये देखा कि हमें गर्भावस्था में हिस्ट्री कैसे लेनी है, सामान्य जांच कैसे करना है और पेट की जांच हमें कैसे करनी है और कब कब हमें पेशेंट को किन किन लक्षणों के आधार पर पेशेंट को हायर सेंटर रेफर करना है। और आशा है कि आपको ये सत्र समझ में आया होगा। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम जयश्री नायर, स्किल लैब ट्रेनर भोपाल। आज का जो सत्र है इसमें हम ये देखेंगे कि प्रसव पूर्व देखभाल में हमें एक गर्भवती माँ की पेट की जांच किस तरह करनी है। पेट की जांच करने के पहले सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है, जिस भी गर्भवती महिला की हम पेट की जांच कर रहे हैं तो उसको हमें पहले पूरा बताना है कि हम आपके साथ क्या करेंगे। आपके पेट की जांच कर रहे हैं जिसमें हम ये देखेंगे कि जो गर्भ में पल रहा बच्चा है वो उसकी स्थिति क्या है और उसका विकास कैसे हो रहा है और उसकी धड़कन मिल रही है कि नहीं, ये हम देखेंगे। ये मेरी क्लाइंट है वर्षा। और इसको पेट की जांच करने के पहले मैंने इसको पूरा प्रोसीजर बता दिया था कि हम इसके साथ क्या करने जा रहे हैं, और इसको हमने यूरिन करके आने के लिए यानी पेशाब करके आने के लिए कहा था। पेशाब करके आ गई हैं। उसके बाद मैंने इसको एक समतल जगह पे लिटा दिया है और इसकी प्राइवेसी को मेंटेन करने के लिए मैंने एक कर्टन भी लगा दिया है। अब मैं जांच करने के पहले हमेशा हमें ये ध्यान रखना है कि हमें हमेशा महिला के सीधे हाथ तरफ ही खड़े होना है, सीधे हाथ तरफ ही खड़े होकर हमें जांच करनी है। अब हम जांच करने के पहले महिला के पैरों को थोड़ा सा मोड़ने को कहेंगे, थोड़ा सा पैर ऐसे और थोड़ा सा पैर को फैला के रखने को कहेंगे। हमने महिला के पैर मुड़वा के घुटने से पैर मुड़वा के लिटा दिया है। अब हम ये देखेंगे कि महिला की जब हम पेट की जांच करते हैं तो उसके पहले हमें सामान हमारे पास तैयार होना चाहिए, जैसे डॉप्टोन या फीटोस्कोप, या अगर ये उपलब्ध नहीं है तो हमारे पास स्टेथोस्कोप भी चाहिए। महिला का जच्चा बच्चा सुरक्षा कार्ड, जिसे हम MCP कार्ड भी कहते हैं, एक इंच टेप, साथ साथ जब हम महिला को पेशाब करने को आने को कहते हैं तब हमें उसे एक शीशी भी देना है जिसमें वो पेशाब के लिए सैंपल लेके आ सके और ये सैंपल से हम उसकी एल्ब्यूमिन और शुगर की जांच कर सकें। हमने पूरी हमारी तैयारी कर ली, महिला को लिटा दिया और सामान भी हमने जांच लिए कि हमें एक गर्भावस्था में महिला की जब पेट की जांच करते तो हमें क्या क्या सामानों की आवश्यकता होती है। अब हम पेशेंट का निरीक्षण करेंगे, है ना। तो निरीक्षण में हम 3 S देखेंगे, या जैसे हम कह सकते हैं शेप, साइज और स्कार, है ना। महिला के जो पेट की जो गर्भावस्था में जो पेट की आकृति कैसी है, उसका आकार कैसा है और उसमें कोई किसी प्रकार का चिन्ह है कि नहीं, ये हम देखेंगे। इसके लिए हम सिर्फ अपनी आँखों से उसका निरीक्षण करके देखेंगे कि उसने जो हमें LMP बताई है उसके हिसाब से उसका पेट की ऊंचाई कैसी है, ज़्यादा बड़ी है या छोटी है। अगर पेट की ऊंचाई आपको LMP के हिसाब से, जेस्टेशनल एज के हिसाब से बहुत ज़्यादा बड़ी लग रही है, तब आपको कुछ चीज़ें मतलब का ध्यान करना पड़ेगा। जैसे कि हो सकता है कि उसने आपको सही LMP नहीं बताई हो सकता है कि उसके पेट में जुड़वा बच्चे हों, पॉलीहाइड्रामनस हो, या उसके गर्भ में पानी की मात्रा ज़्यादा हो सकती है, प्री-एक्लेम्शिया हो सकता है, या उसको जेस्टेशनल डायबिटीज़ हो सकता है। लेकिन अगर आपको उसने बताई हुई तारीख के हिसाब से आपको उसकी पेट की ऊंचाई कम लग रही है, तब भी आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। जैसे हो सकता है कि उसने आपको सही LMP की तारीख नहीं बताई है, उसके बच्चे का विकास पेट के मतलब गर्भ के अंदर अच्छे से नहीं हो रहा है, जैसे IUGR, जिसे हम IUGR भी कहते हैं, या IUFD हो सकता है कि उसका शिशु मृत हो चुका है, इसकी वजह से भी उसकी पेट की ऊंचाई कम दिख रही है, या गर्भ में पानी की जो मात्रा है वो कम है, जिसे हम ओलिगोहाइड्रामनस भी कहते हैं, ये भी हो सकता है। या कई बार ऐसा होता है कि ट्रांसवर्स लाई या ऑब्लिक लाई है या माल प्रेजेंटेशन है, जिसके वजह से उसके गर्भ की ऊंचाई कम दिख रही है। तो ये हमने उसकी साइज़ देख लिया कि उसके LMP के अकॉर्डिंगली उसका पेट की ऊंचाई कम है या ज़्यादा। फिर अब दूसरी बात है, हम शेप देखेंगे कि महिला का जो गर्भ है या पेट का जो आकार है, ये डमरू के आकार का है या अंडाकार है,
ये देख लिया। तो अगर अंडाकार है तो अधिकतर ऐसा होता है कि लंबवत है तो बच्चा सेफेलिक या ब्रीच होता है, लेकिन अगर डमरू के आकार का आपको दिख रहा है तो ऐसे में कई बार बच्चा ट्रांसवर्स या आड़ा बच्चा होता है या ऑब्लिक बच्चा होता है। फिर हम देखेंगे स्कार में हमको ये देखना है कि प्रीवियस सेक्शन तो नहीं है, महिला को पूर्व में कोई सिजेरियन हुआ है तो इसका हम ऐसे हाथ हटा के थोड़ा सा निचला हिस्सा उठा के हम ये देखेंगे कि महिला में ऑपरेशन का कोई स्कार का निशान तो नहीं है, या महिला के कोई दाग धब्बे हैं या चिकन पॉक्स है या किसी प्रकार का खुजली करने से कोई निशान तो नहीं हुआ है, ये देख लेंगे। इसके अलावा कोई अदर एब्डोमिनल सर्जरी, किसी अदर कोई सर्जरी हुई है तो हम इसकी भी जांच कर लेंगे। ठीक है, तो ये था दूसरा चरण जिसमें हम ये देखते हैं महिला का निरीक्षण करके कि उसके पेट की आकृति कैसी है, उसका आकार कैसा है या किसी प्रकार का चिन्ह तो नहीं है। अब हम पैल्पेशन करेंगे जिसमें हम ये देखेंगे कि बच्चे की पोजीशन क्या है, बच्चे का लाई क्या है और प्रेजेंटेशन क्या है। इसके लिए और फंडल हाइट देखेंगे। इसके लिए हम हमारे उल्टे हाथ के अल्लर बॉर्डर की सहायता से हम सबसे पहले माँ के जिफी स्टर्नम पर हाथ रखेंगे और इसको हम धीरे 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 नीचे की ओर लेके आएंगे। जहाँ हमें अवरोध महसूस होगा वहाँ हम एक हल्का सा निशान लगा देंगे। इसके बाद इंच टेप की सहायता से सेंटीमीटर्स में हमको फंडल हाइट देखना है। तो 0 को हम प्यूबिक सिम्फिसिस पे रखेंगे और जहां हमने निशान लगाया वहां हमें इसे मार्क करेंगे। अगर महिला का गर्भ 28 सप्ताह का है तो हमको 28 सेंटीमीटर मिलेगा, 30 सप्ताह का है तो 30 सेंटीमीटर मिलेगा, 32 सप्ताह का है तो 32 सेंटीमीटर मिलेगा। तो ये 28 सप्ताह के बाद ही आपको सही तरह से सेंटीमीटर्स में इसको मिलता है। इसके अलावा भी हम अगर आपके पास इंच टेप नहीं है तब हम एक और विधि है जिससे हम फंडल हाइट देख सकते हैं। तो प्यूबिक सिम्फिसिस में हम 12 सप्ताह मानते हैं, उसके बाद इसको हम प्यूबिक सिम्फिसिस से अम्बलाइकस तक 3 भागों में बांटते हैं, 1, 2 और 3। तो प्यूबिक सिम्फिसिस में 12 सप्ताह, फिर 16 सप्ताह, 20 सप्ताह और अम्बलाइकस में ये 24 सप्ताह हो जाता है। 24 सप्ताह मतलब 6 माह का गर्भ है। फिर अम्बलाइकस से लेकर जिफी स्टर्नम तक हम इसे फिर 3 भागों में बांटते हैं, 1, 2 और 3। 24 सप्ताह, फिर 28 सप्ताह, 32 सप्ताह और 36 सप्ताह। 36 सप्ताह होने के बाद ये 8वां महीना जैसे ही खत्म होता है, 9वें महीने में बच्चा नीचे आने लगता है। तो जो जिफी स्टर्नम वाला एरिया है वो थोड़ा सा खाली हो जाता है और बच्चा नीचे खसकता है। तो हम इसको 40 सप्ताह मानते हैं। नीचे 40 सप्ताह हो गया। 40 सप्ताह होने की वजह से जब बच्चा नीचे खसकता है तो ये वाला जो एरिया है जिसको हम पेट का निचला हिस्सा कहते हैं, यहाँ थोड़ा सा भराव ज़्यादा दिखाई देता है। ये था हमारा फंडल हाइट नापने का तरीका। अब हम देखेंगे कि बच्चे का पोजीशन क्या है, उसका प्रेजेंटेशन क्या है। इसके लिए हम अपने हाथों को थोड़ा सा गर्म कर लेंगे और अब हम ग्रिप्स देखेंगे। पैल्पेशन करने के पहले हमें ग्रिप्स देखना है। ग्रिप्स 4 प्रकार की होती है, फंडल ग्रिप, लैटरल ग्रिप, पेल्विक 1 और पेल्विक 2। फंडल ग्रिप देखने के लिए हमें महिला के चेहरे की तरफ फेस करके खड़े होना है और हमारे दोनों हाथों की उंगलियों से हमें पैल्पेट करके देखना है या छू कर देखना है कि हमें बच्चे का कौन सा पोजीशन भाग हमें महसूस हो रहा है। अगर हमें फंडल एरिया पे गोलाकार और कड़क, गोल एवं कड़क भाग महसूस हो रहा है, इसका मतलब ये बच्चे का सिर है। लेकिन अगर ये आपको नरम और चौड़ा भाग महसूस हो रहा है, ये बच्चे का कूल्हा है। इसके बाद हम लैटरल पैल्पेशन देखेंगे। लैटरल पैल्पेशन के लिए हम एक हाथ ऐसे रखेंगे और दूसरे हाथ से हम ऐसे इसको पैल्पेट करके देखेंगे। अगर हमें यहाँ पर उबड़ खाबड़ सा एक आकृति महसूस हो रही है, इसका मतलब ये बच्चे के हाथ पैर हैं। फिर हम हमारा एक हाथ ऐसे रखेंगे और दूसरे हाथ से हम यहाँ फिर पैल्पेट करके देखेंगे। यहाँ अगर हम छू के देखने पर हमें ऐसा लग रहा है गोल एवं घुमावदार और एकदम समतल सी जगह महसूस हो रही है, इसका मतलब यहाँ बच्चे की पीठ है। और
फिर इसके बाद जहाँ हमें बच्चे की पीठ मिलती है वहीं हमें बच्चे के शिशु के गर्भ शिशु की धड़कन भी सुनाई देती है। अब हम आ जाते हैं पेल्विक 1 पे। पेल्विक 1 के लिए हमें हाथों को ऐसे रखना है और यहाँ हाथ रख के महसूस करना है कि यहाँ आपको कौन सा भाग महसूस हो रहा है। अगर हमें यहाँ पर नरम एवं चौड़ा भाग महसूस हुआ है तो यहाँ हमें गोल एवं कड़क भाग महसूस होगा, जिससे हम पता कर लेंगे कि ये बच्चे का सिर नीचे की तरफ है और कूल्हा ऊपर की तरफ है। और हम इसको थोड़ा सा हिला के भी देख लेंगे, जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि बच्चे का सिर नीचे खसका है कि नहीं, या एंगेजमेंट ऑफ हेड हुआ है कि नहीं। तो फंडल एग्जामिनेशन, लैटरल ग्रिप और पेल्विक 1 हम महिला के चेहरे की तरफ खड़े होकर करेंगे। जो 4th वाला है पेल्विक 2, जिसे हम डीप पेल्विक पैल्पेशन भी कहते हैं, ये हमेशा हम 36 गर्भावस्था की 36 सप्ताह के बाद ही करते हैं और इसमें हम महिला के पैरों की तरफ हमारा चेहरा होना चाहिए। और जब हम इसको पैल्पेट करते हैं तो हमारी दोनों हाथों की उंगलियों को ऐसे जोड़ के करेंगे। अगर हमारे दोनों हाथों की उंगलियां आपस में मिल रही हैं, इसका मतलब बच्चे का हेड अभी पेल्विक कैविटी के अंदर या श्रोणि में नहीं आया है। लेकिन अगर हमारे हाथों की उंगलियां जब हम जांच कर रहे हैं और आपस में नहीं मिल रही हैं और दोनों हाथ हमारे अलग अलग हो रहे हैं, इसका मतलब बच्चे की जो सिर है वो पेल्विक कैविटी में या श्रोणि के अंदर आ गया है और 10 या 15 दिन में उसकी डिलीवरी हो सकती है। लेकिन आपको हमेशा ये ध्यान रखना है, जो पेल्विक 2 है या डीप पैल्पेशन है, ये गर्भावस्था के 36 सप्ताह के बाद ही करना है। ये हो गया हमारा तीसरा चरण, जिसे हम बोलते हैं पैल्पेशन। अब हमें महिला का FHS सुनना है, जिसे हम ऑस्कल्टेशन भी कहते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया आपको ग्रिप्स देखते वक्त कि लैटरल ग्रिप में मुझे महिला के राइट साइड में बच्चे की पीठ दिखाई दी, तो मुझे अब इसी साइड बच्चे का धड़कन भी मिलेगा। इसके लिए हम 3 चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम स्टेथो से भी सुन सकते हैं, फीटोस्कोप से भी सुन सकते हैं और डॉप्टोन से भी सुन सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको फीटोस्कोप से बताऊंगी कि फीटोस्कोप से हमको इसको कैसे सुनना है। फीटोस्कोप से सुनने के लिए ये चीज़ का ध्यान रखना है कि इसका जो ये छोटा वाला है ये हमारे कानों में होना चाहिए और जो बड़ा वाला हिस्सा है ये महिला के पेट में होना चाहिए। इसके लिए हमको अम्बलाइकस से या नाभि से लेकर इलियक स्पैन के बीच में काल्पनिक रेखा खींचनी है और इसको बीचों बीच इसको रखना है। इसको रख के हमें केवल बच्चे का धड़कन सुनना ही नहीं है, उसकी गिनती भी करनी है, मतलब रेट भी देखना है कि 1 मिनट में कितनी बार उसका दिल या हार्ट रेट आ रही है। तो इसके लिए हमको एक सेकेंड हैंड की घड़ी की भी जरूरत पड़ेगी, जो सबके पास होती है। तो हम इसको ऐसे कानों में लगाएंगे और पूरे 1 मिनट तक इसकी शिशु की धड़कन को सुनेंगे। और जब सुनेंगे तो हमारे हाथ इस पे टच नहीं होने चाहिए। इससे भी हम इस शिशु की धड़कन सुन लिए हैं। इसके साथ साथ मैं आपको फीटोस्कोप भी दिखा रही हूँ या फिर डॉप्टोन भी दिखा रही हूँ। डॉप्टोन में हमें कैसे सुनना है। डॉप्टोन में आपको इस तरह बच्चे की धड़कन आपको इस मॉनिटर में आपको दिखाई देगी। इसमें आपने देखा 136 दिखाई दे रहा है आपको। तो आपको ये ध्यान रखना है कि 1 मिनट में आपको कितना मिल रहा है। 120 और 160 के बीच सामान्यतः नॉर्मल FHS माना जाता है। अगर 120 से कम है तो वो भ्रूण संकट है या फीटल डिस्ट्रेस है। 160 से ज़्यादा है तो भी भ्रूण संकट या फीटल डिस्ट्रेस है। ऐसी स्थिति में हमको तुरंत ही महिला को हायर सेंटर रेफर करना है या चिकित्सक के पास भेजना है, जिससे हम माँ और बच्चे को सुरक्षित कर सकें। अभी हमने देखा कि इस महिला के बच्चे की हमने धड़कन देखी और कैसे सुनते हैं फीटोस्कोप से और डॉप्टोन से, फीटल डॉप्टोन से आपने ये देखा।
क्योंकि इसका बच्चा सेफेलिक है या वर्टेक्स प्रेजेंटेशन है तो हमको अम्बलाइकस के नीचे इसकी शिशु की धड़कन मिली। अगर बच्चा उल्टा रहता या ब्रीच प्रेजेंटेशन रहता तो अम्बलाइकस के ऊपर हमको शिशु की धड़कन मिलती है। लेकिन अगर ट्रांसवर्स है या आड़ा बच्चा है तो हमको अम्बलाइकस के चारों तरफ या नाभि के चारों तरफ शिशु की धड़कन सुनाई देती है। इतना करने के बाद हमें ये हमेशा माँ को हमें अवश्य बताएं कि आपका बच्चा अच्छा है, आपका शिशु अच्छा है, ठीक है, और उसकी धड़कन भी नॉर्मल है। और जो कुछ भी जानकारी आपने जैसे पैल्पेशन में आपने दिखा या निरीक्षण करते वक्त जो भी आपने देखा, तो पेज नंबर 7 में यहाँ पर आपको बताया गया है कि किस तिथि में आई है, कौन सी जांच थी उसकी, और आपको पेट के परीक्षण के समय क्या क्या कुछ अगर जटिलता मिली तो वो बताना है इसमें, और कितने सप्ताह का गर्भ है ये सब, और फंडल ऊंचाई कितनी थी, शिशु की धड़कन कहाँ मिली आपको, ये सब आपको इसमें अंकित करना है। आज आपने देखा कि आज मैंने आपको प्रसव पूर्व देखभाल में एक गर्भवती माँ की पेट की जांच कैसे करते हैं ये देखा। हमें किस तरह की तैयारी करनी है पेट की जांच के पहले, तैयारी के बाद हमें निरीक्षण में क्या क्या चीज़ें देखना है, निरीक्षण करने के बाद हमें ग्रिप्स किस तरह देखना है। 4 प्रकार के ग्रिप्स होते हैं, जैसे फंडल ग्रिप, लैटरल ग्रिप, पेल्विक 1 और पेल्विक 2। इसके साथ साथ हमने गर्भस्थ शिशु की धड़कन कैसे देखनी है और कहाँ देखनी है ये देखा, और ये भी देखा कि नॉर्मल शिशु की धड़कन 120 से 160 होती है। अगर 120 से कम है या 160 से ज़्यादा है तो हमको पेशेंट को हायर सेंटर रेफ़र करना है। आशा है कि आज का जो प्रशिक्षण है जिसमें हम पेट की जांच कैसे करते हैं ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और ये चीज़ आप अपने VHND डेज में, और या अगर आप हॉस्पिटल में हैं या किसी फैसिलिटी में ड्यूटी करते हैं तो वहाँ AMC क्लिनिक में ये चीज़ आप लागू करेंगे, और इसी तरह से आप गर्भवती माता की पेट की जांच करेंगे। धन्यवाद।